स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। SIA ने कश्मीरी पंडित नीलकंठ गंजू कत्ल केस की तहकीकात के लिए अवाम से मदद तलब की है। 3 दहाई कबल रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू के कत्ल के पीछे बड़ी मुजरिमाना साजिश का पर्दाफाश करने के लिए SIA ने एक मकतूब के जरिए इस कत्ल केस के हकायक या हालात से वाकिफ तमाम अफराद से अपील की है कि वो सामने आएं और केस की तहकीकात में मदद करें। एलामिया में मजीद कहा गया है कि ऐसे तमाम अफराद की शनाख्त को मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखा जाएगा और इसके अलावा मुनासिब इनाम भी दिया जाएगा। इस कत्ल के मुताबिक किसी भी किस्म की मालूमात के लिए राब्ता करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 से मुतालिक दरख्वास्तों की आज तीसरी समाअत है। CJI DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच दलाइल को सुन रही है। दरख्वास्त गुजारों ने आर्टिकल 370 को मनसूख करने के फैसले को चैलेंज किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजारों के वकला जिरह करेंगे। इससे कबल दरख्वास्त गुजार अकबर लोन की पैरवी कर रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि आर्टिकल 370 मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर चुका है, पार्लियामेंट इसे मनसूख नहीं कर सकती। और सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। मैं जानना चाहूंगा कि जो आज की समाअत है 370 को लेकर, ये समाअत आज कितनी अहम है? आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है? आज देखिए विशाल, 370 मामले की जो भी सुनवाई है वो रोज ही अहम है, क्योंकि संवैधानिक पहलुओं पर इस पूरे मामले में दलीलें दी जा रही हैं। आज लगातार तीसरा दिन है जब कपिल सिब्बल अकबर लोन जिस मामले में पहले याचिका करता है उनकी तरफ से दलील रख रहे हैं। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच को ये बताया जा रहा है कि आर्टिकल 370 हटाने के लिए जो अधिकार है वो संसद को कितना अधिकार है, संसद कितना इंटरवीन कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जो क्लॉज है, यानी कि क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C और क्लॉज D, इन तमाम क्लॉज के तहत किस आधार पर केंद्र सरकार कितना हस्तक्षेप कर सकता है, संसद कितना हस्तक्षेप कर सकता है, ये तमाम दलीलें फिलहाल कोर्ट में दी जा रही हैं। पिछली जो सुनवाई हुई विशाल, उस पूरी सुनवाई में कपिल सिब्बल ने केवल एक बात कही जो महत्वपूर्ण रही कि केंद्र सरकार ने अपने आधार पर, यानी कि अपने फिलहाल राजनीतिक प्रभाव के आधार पर एक तरफा फैसला लिया है, जबकि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जो सब क्लॉज है उसका सहारा लिए बिना अगर आप कोई फैसला पारित करते हैं तो वह संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर संविधान सभा से जुड़े हुए तमाम लोग, यानी कि अगर संविधान सभा अनिश्चितकालीन के लिए भी भंग हो जाए तो राष्ट्रपति बाध्य होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनसे आर्टिकल 370 हटाने के मामले में सलाह ली जाएगी। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से या वहां पर चुने हुए जो तमाम लोग हैं उनके सलाह के आधार पर ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के लिए फिलहाल सब क्लॉज है उसमें अगर राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह लिए बिना कोई संशोधन करता है तो भी संसद के पास पर्याप्त अधिकार नहीं है कि वो आर्टिकल 370A या 35 जो फिलहाल आर्टिकल है उसको रिपील करे, क्योंकि बिना उनके फिलहाल साझा बयान के या बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के या चुने हुए जो सदस्य हैं, बिना उनकी सहमति के आर्टिकल 370 हटाया नहीं जा सकता है। चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में सबसे पहले एक नोटिफिकेशन ड्रॉप किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसके बाद आर्टिकल 370 को हटाने की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। आज कपिल सिब्बल के द्वारा इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि दलील देते हुए वो आज सुप्रीम कोर्ट को ये बताएंगे कि क्यों आर्टिकल 370 वहां के लोगों के लिए जरूरी है, आर्टिकल 370 क्यों बनाया गया था, इसके पीछे का प्रयोजन क्या है। हालांकि कपिल सिब्बल के द्वारा इतिहास से
इस पूरे मामले को जोड़ते हुए आधुनिक जो स्थिति है वहां तक इसको जोड़ा गया और ये बताया गया कि क्यों वहां पर चुने हुए लोगों की सहमति आवश्यक है। और ये केवल दलील नहीं है, इसका बाकायदा जिक्र है फिलहाल संविधान में कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए संसद कितना बाध्य है और अगर संसद इस पूरे मामले में कोई फैसला लेता है तो वो फैसला तथाकथित गलत आधार पर लिया हुआ फैसला है। तो आज की सुनवाई भी इसी पहलू पर कहीं ना कहीं केंद्रित रहेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि 10 घंटे का समय कपिल सिब्बल के द्वारा लिया गया था और ये बताया गया था कि वो 10 घंटे में अपना जो सबमिशन है वो पूरा करेंगे, तो ये माना जा सकता है कि आज दोपहर तक कपिल सिब्बल की तरफ से अकबर लोन के मामले में जो दलीलें हैं वो पूरी कर ली जाएं। उसके बाद राजू रामचंद्रन हैं, मुजफ्फर शाह हैं, दुष्यंत दवे हैं, गोपाल सुब्रमण्यम हैं, राजीव धवन हैं, ये तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल इस पूरे मामले में दलील रखेंगे। अकबर लोन जो है वो एनसी पार्टी की तरफ से हैं, उसी पार्टी से संबंधित और भी याचिकाएं हैं, टोटल 23 याचिकाएं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तमाम लोगों को इस पूरे मामले में सुनना चाहता है और इसीलिए इस पूरे मामले में संविधान पीठ ने सभी को पर्याप्त समय दिया है। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। हालांकि इस मामले में कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट इसलिए भी सुनना चाहता है क्योंकि वो संविधान पहलुओं को बहुत बेहतर तरीके से फिलहाल समझा रहे हैं और जस्टिस संजय किशन कौल चूंकि खुद कश्मीर से हैं तो इन पहलुओं को इसलिए सुनना बेहद आवश्यक है विशाल, क्योंकि आर्टिकल 370 जो मामला है वो बहुत गंभीर मामला है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहता है कि वो किसी भी पक्ष को ना सुने, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला सुनाएगा तो वो अपने आप में ऐतिहासिक फैसला भी होगा विशाल, और ये फैसला आर्टिकल 370 के आने वाले भविष्य को भी तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 सस्टेन करेगा या फिर केंद्र सरकार की तरफ से आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर जो फैसला लिया गया वो सही है और आने वाले समय में वही चीजें आगे भविष्य में चलती रहेंगी। सुशील, एक छोटा सा सवाल है, उसका छोटा सा जवाब चाहूंगा, फिर मुझे मनोज कौल जी के पास जाना है। सुशील, सवाल ये है कि जो दलील दी जा रही है कि ऐसा कोई फैसला लेने से पहले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनसे उनकी सहमति या उनसे विचार विमर्श, हम जो भी उसका नाम दे, वो जरूरी है। क्या ऐसा करने से पहले केंद्र ने इस बात को जहन में नहीं रखा होगा? क्या केंद्र को इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि ये मामला कोर्ट में जा सकता है? तो फिर क्या जवाब दे सकते हैं? जी देखिए विशाल, केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी और ये केंद्र सरकार बेहतर समझती है कि इस पूरे मामले में अगर इस पूरे आर्टिकल को चैलेंज किया जाएगा तो कहां पर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जो आर्टिकल 370 को हटाने के लिए सब क्लॉज में अभी आपको बता रहा था 1B, A, B, C, D, इसके तहत भी संसद के तहत जो अधिकार फिलहाल सरकार को मिला है वो विपरीत परिस्थितियों में मिला है और ये तमाम पहलू पर तैयारी कर ली गई है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा पहले एक नोटिफिकेशन ड्रॉप किया जाता है, उसके बाद संसद में उसको रखा जाता है। लेकिन चूंकि सिब्बल साहब की तरफ से विशाल बार बार ये कहा जा रहा है कि बिना सलाह मशवरा के एक तरफा फैसला ये गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पहलुओं पर ही कहीं ना कहीं बार बार जिक्र कर रहा है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई विशाल आर्टिकल 370 को हटाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, क्या वह संविधान के पहलू के दायरे में है या उसके बाहर जाकर सरकार ने एक स्पेशल ग्रीवांस लेकर एक बड़ा फैसला लिया है? बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है और इसलिए जो दलाइल कोर्ट में दी जा रही हैं उस पर प्रकाश शायद ज्यादा डाला जा रहा है। आपका हमारे साथ बने रहे सुशील। मनोज को हमारे साथ जुड़ चुके हमारे वरीय सहयोगी। मनोज जी, आज की समाअत जो है वो भी जाहिर है कि हर दिन की समाअत अपने आप में अहम है, चूंकि संविधान पीठ के सामने ये मामला है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में एक तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है या बहुत सारे ऐसे पिटिशनर है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं भी करते हैं, एनजीओ से या कहीं और से, वो सब इसमें जो उन्होंने अर्जी दी है उनका अपना बेस पॉइंट क्या है और इस मामले पर सरकार की तैयारी क्या है? मनोज जी। देखिए विशाल, ये तो आर्टिकल 370 का जो मामला है, अगर हम किसी भी जितने भी पिटिशनर्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ हैं, उन्होंने सबसे पहले इस बात पे सवाल उठाया था कि आर्टिकल 370 को हटाने का जो तरीका था वो गलत था।
यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं था, ये उनका कहना है। तो उसी बेस पर वही ये सब जितने भी याचिकाकर्ता हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए और वहां पर ये दलील दी जा रही है कि जिस तरह से ये हटाया गया वो गलत था। लोगों का ये कहना है कि ये इसका हक जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था, जबकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ही नहीं तो इसको कैसे हटाया गया। तो उसी चीज को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और लगातार ये जितनी भी यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जितने भी जिन्होंने रिट पिटीशन दायर की है, उनका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले और ये बताए कि जो गैर कानूनी तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो इसको हटाया गया है उसको बहाल किया जाए। तो जहां तक सरकार की तैयारी है, जैसे कि हमारे साथी बता रहे थे कि सरकार ने पहले से ही तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि जब पार्लियामेंट में ये कदम उठाया गया, जब उसको निरस्त किया गया, तो उस समय ही सरकार के पास ये सब चीजें जहन में थी कि अगर इस तरह से इसको हटाया जाता है तो उसके बाद से जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने उस वक्त भी इसका विरोध किया था। तो जाहिर है कि उन्हें पहले ही उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि जब आर्टिकल 370 को निरस्त किया जाएगा तो उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो बाकी लोग हैं वो इसको चैलेंज जरूर करेंगे। तो जाहिर है कि जब उन्हें ये मालूम है कि पहले से ही उन्हें मालूम था कि इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, तो सरकार ने पहले से ही तैयारी कर रखी होगी। अब किस तरह की तैयारी है वो कोर्ट में पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जब सरकार ने इस तरह का कदम उठाया तो उसके बाद से उसका फॉल आउट क्या होगा ये सब चीजें उनको मालूम थी। तो वो तैयारी लेके सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास। हालांकि सरकार ने जो पहला तर्क दिया था जिसमें यह कहा गया था कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन चैन है, टूरिज्म आगे बढ़ रहा है, जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स वहां हो रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये तर्क सरकार का ठीक नहीं है। उन्हें ये जो उसको बेसिक जो चैलेंज किया गया है, जिस बात पे चैलेंज किया गया है, उसके बारे में सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। तो ऐसे में सरकार ने डेफिनेटली एक प्लान बनाया होगा, उनके पास कानूनी तौर पे जो जवाजियत है वो पेश करने की कोशिश करेंगी वो सुप्रीम कोर्ट में। जी साहब। मनोज जी, अब एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो अब जम्मू कश्मीर की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं और उसमें जो केंद्रीय मतलब नेशनल जो पार्टी है जिनका वहां पर रूल है, वो सब के सब कहीं ना कहीं इसे एक सियासत का एक मुद्दा जरूर बना रही हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में, चूंकि अब इलेक्शंस भी कई तरह के वहां पर हो सकते हैं, तो इन सब में एक बड़ा मुद्दा ये रहेगा? जी बिल्कुल विशाल, देखिए आर्टिकल 370 जो है इसको इमोशंस के साथ जोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर की हमने देखा कि जब बहुत पहले से, आज से 30 साल 40 साल पहले से भी इस मुद्दे को तमाम सियासी पार्टियों ने उठाया था, क्योंकि लगातार जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पे जो रीजनल पार्टीज हैं, उनका ये कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A से यहाँ की एक खुसूसी पोजीशन थी। यहाँ जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला था, जो स्टेटस अब खत्म हो गया। हालांकि आर्टिकल 370 के होते हुए कुछ रियायतें जरूर थी जम्मू कश्मीर में, जैसे नौकरियों में जो रिजर्वेशन थी, सिर्फ यहाँ के लोग जो हैं वो नौकरियों, सरकारी नौकरियों के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट में है वहाँ अप्लाई कर सकते थे, उन्हें जॉब मिल सकता था, या जमीनें जो यहाँ की हैं वो बाहर के लोग नहीं खरीद सकते थे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी थी, ऐसी व्यवस्थाएं भी थी कि जो यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होती थी, धारा 370 के बाद इंप्लीमेंट हुई और लोगों को उसका फायदा मिला। लेकिन जो राजनीतिक दल है वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमने देखा कि जैसे कितनी बयानबाजियां इसमें हुई हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, या बाकी की जो जमातें हैं। अभी हमने देखा 2 दिन पहले एक कंट्रोवर्सी उस वक्त शुरू हो गई थी जब DPAP ने यह कहा था कि उन्होंने कपिल सिब्बल को बोला है कि वो उनका केस प्लीड करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उन्होंने केस प्लीड करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने गुलाम नबी आजाद ने ये कहा था कि कपिल सिब्बल ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा है वो बहुत सराहनीय है। हाँ। यानी वहां जहां पर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने जो इसके साथ संबंधित हैं, खासतौर पर रीजनल पार्टीज, तो वह कोशिश ये करेंगे वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करें। तो उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मुद्दा कितना अहम है। जैसे मैंने कहा कि इस मुद्दे को इमोशंस के साथ जोड़ा गया था। हालांकि कुछ फायदे भी थे, लेकिन ज्यादा इसमें इमोशंस है। अगर आप देखेंगे जहां जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी भी जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो कहती है कि हमारा केस भी है, हम भी इस पे पक्षधार हैं। तो कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज की यह है कि वो लोगों तक ये मैसेज दें कि वो आर्टिकल 370 जिस तरह से निरस्त किया गया था वो उसके खिलाफ थे। वो चाहते हैं कि आर्टिकल 370 बहाल हो।
तो यहाँ जो आज अब जैसे आपने कहा कि अब चुनाव का माहौल यहाँ आने वाला है, हालांकि असेंबली चुनाव के बारे में अभी ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन यूएलबी के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं और पार्लियामेंट के चुनाव हैं। यूएलबी और पंचायत में शायद इसका ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन जो पार्लियामेंट का चुनाव है, पार्लियामेंट के चुनाव में डेफिनेटली जो गैर बीजेपी जमाते हैं वो इस मुद्दे को उठाएंगी और लोगों से ये कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मनोज कौल जी तमाम जानकारी के लिए। तो एक तो मुद्दा जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक अहम है ही और इस नौयत का, और इसको लेकर के सियासत जो है वो भी जोरों पर है। सबको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं उनका कुछ सियासी फायदा है। आगे बढ़ेंगे और इससे पहले कि आपको हम ये बताएं कि किस तरह से फौज ने तमाम मज़ाहिब के एहतराम की अपनी रिवायत को बरकरार रखा है, फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। जब्त। नूरपुर के पंचायत कोपड़ा में डबल मर्डर के आरोपी अंकुश का घर रहस्यमय तरीके से जला, पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की शुरू। औद्योगिक नगरी बद्दी में पुलिस ने नशीली दवाओं की खेप पकड़ी, पुलिस ने आरोपी से 25,000 से ज्यादा नशीली दवाओं की गोलियां की बरामद। सावन का 5वां सोमवार आज, ऐसे में शिवालयों और शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, श्रावण माह के चौथे सोमवार को लोगों की भीड़। कुल्लू के बिजली महादेव मंदिर में श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भीड़, मान्यता है कि यहां प्राचीन शिवलिंग के दर्शन पूजा करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना होती है पूरी। कुछ अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। दिल्ली से खबर है जहां एम्स के एंडोस्कोपी रूम में आग लगी, आग के चलते इमारत की मंजिल से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इंटैक के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट भगत सिंह वर्मा ने बिलासपुर एम्स प्रशासन पर मनमानी का लगाया आरोप, कहा एम्स में समानांतर सरकार चल रही है, केंद्र के 2 बड़े भाजपा नेताओं के इशारे पर एम्स प्रशासन कर रहा है काम। शिमला में आउटसोर्स कर्मचारियों का राज्य स्तरीय अधिवेशन, बड़ी मात्रा में आउटसोर्स कर्मचारी हिमाचल पहुंचे और आउटसोर्स कर्मचारियों की परेशानियों और मांगों को लेकर किया विचार विमर्श। चौपाल विधानसभा क्षेत्र में आपदा से निजी एवं सरकारी संपत्तियों को लगभग 90 करोड़ रुपए का नुकसान, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान का बयान। सोलन में भारी बारिश से एचआरटीसी विभाग को काफी नुकसान, आरएम दर्शन सिंह ने कहा चंडीगढ़ से शिमला की ओर जाने वाली लॉन्ग रूट की बसें नाहन होकर शिमला की ओर जा रही हैं। भारी बारिश और बाढ़ से कुल्लू में विभिन्न विभागों को 1176 करोड़ रुपए का नुकसान, लोक निर्माण विभाग को 350 करोड़ रुपए जबकि जल शक्ति विभाग को 320 करोड़। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के एल पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। फौज ने तमाम मज़ाहिब के एहतराम की अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए हज करके लौटने वालों के एजाज में एक तकरीब मुनक़िद की। इस ज़मन में कांगन आर्मी कैंप ने जिला गांदरबल में कांगन के इलाके वोसन के हाजियों के साथ एक गैर रस्मी बातचीत सेशन का एहतमाम किया। इसका मकसद यही था कि फ़ौज मुक़द्दस सफ़र से लौटे लोगों और फ़ौज के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद और मजबूत किया जाए। अंदाज़ा नहीं था, अल्लाह ताला का शुक्र है कि कुरानदाजी में मेरा नाम निकला और ये हर एक मुसलमान पर जिसको ताकत होगा कि वो हज का फरीज़ा अंजाम दे। एक दफ़ा का फरीज़ा अगर बार बार भी उसकी तौफीक हो, अल्लाह ताला हर किसी को इस मुक़द्दस मुकाम पे पहुँचाए। हम गवर्नमेंट ने जितने भी इंतज़ामात किए, लोकल गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने या अरब के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतज़ामात किए थे। ये सफ़र सबसे अच्छा सफ़र है इंसान में, एक मुसलमान की ज़िंदगी में, जो इस जगह पर जो दुनिया और आखिरत के लिए सबसे अच्छा घर बनाया हो उसका तवाफ़ करना और उसमें सबसे आला इंसान की जो दुनिया और आखिरत के लिए सबसे आला है उसके रोज़े पाक की आज जो प्रोग्राम था ये यहाँ का जो आर्मी न्यूट ने मुनक़्क़िद किया था। इसमें सभी लोग आए, सभी ने अच्छी तरह से सभी के साथ अच्छी तरह से
बातचीत हुई, सबके साथ गले मिल गए और सबसे अच्छा रहा। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सौदान ने मिशन इंद्रधनुष का आगाज किया। इस सिलसिले में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में एक तकरीब मुनक्किद की गई। डिप्टी कमिश्नर ने चीफ मेडिकल अफसर कुपवाड़ा मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में इस मिशन का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा कि सेहत शोबा इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है ताकि एक सेहतमंद माशरे की तामीर हो सके। इनका कहना है कि लोगों को सेहत की तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए मेरी अवलीन तरजीहात में से एक है। डीसी ने महकमा सेहत के अफसरान पर जोर दिया है कि तमाम बच्चों को इस स्कीम के तहत वैक्सीन दिलाने में कोई कमी न बरती जाए। आज जो है यूविन का पर्टिकुलरली इस्तेमाल हुआ है। यूविन एक नया सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका जितना भी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है जो डिजिटाइज्ड है। एज पर जो रिपोर्ट है फ्रॉम द CMO, ये है कि इस पर्टिकुलर हफ्ते में हम 542 बच्चों को टारगेट करेंगे और उनको वैक्सीनेट करेंगे। ये वो बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं या ड्यू हैं। एंड ये पर्टिकुलर IMI कैंपेन हर एक फैसिलिटी में चलेगा, नॉट जस्ट द STH and DH. This will be in all the HWCs and I've been told even Anganwadi centers. So hopefully we'll be able to achieve the 100% coverage. Our vaccination coverage is already very good. ये इसलिए इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया है ताकि इसमें जो भी बच्चे छूट गए हैं या जिनका ड्यू है उनको हम वैक्सीन मीजल्स रूबेला देंगे। जिनका फर्स्ट डोज छूट गया है उनको देंगे, जिनको ड्यू है उनको भी देंगे। इसी तरह जिनका दूसरा डोज छूट गया है उनको भी देंगे, जिनका ड्यू है उनको भी देंगे। इसके साथ साथ जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है जिनका ड्यू है TD फर्स्ट या TD सेकंड, उनको भी हम वैक्सीनेट करेंगे। ये मुहिम पूरे कंट्री में आज शुरू हुई है और आज से पहला राउंड 7 अगस्त से 14 अगस्त तक ये शुरू रहेगा। कार्निवल पहलगाम रोड पर बेशतर क्रॉसिंग्स पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग और स्पीड ब्रेकर्स न होने की वजह से अक्सर और बेशतर सड़क हादसा पेश आते हैं। बचन अनंतनाग में आकुरा क्रॉसिंग का भी कुछ इसी तरह का हाल है। लोगों का कहना है कि हालिया मैकडम बिछाने के बाद महकमा R&B यहां से सभी स्पीड ब्रेकर्स को हटा दिया है, जबकि मुतबादिल तौर पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग को भी नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से यहां पर अक्सर और बेशतर सड़क हादसा पेश आ रहे हैं। लोगों ने DC अनंतनाग और R&B हुकाम से फौरी तवज्जो देने की अपील करते हुए कहा है कि क्रॉसिंग्स पर स्पीड ब्रेकर्स और ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाना वक्त की अशद जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे ये KP रोड अनंतनाग से सीर तक पूरा मैग्नेमाइज किया गया है। मैग्नेमाइज करने से पहले यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगे हुए थे तो यहाँ एक्सीडेंट होने का कोई खदशा नहीं था। मगर जब से यहाँ पे ये मैग्नेमाइज किया गया है रोड KP रोड मटन इस ओकोरा चौराहे पे, तब से यहाँ पे उन्होंने वो जो स्पीड ब्रेकर लगे थे वो पूरे खत्म किए थे। हमने उनसे गुजारिश की थी कि इस स्पीड ब्रेकर को दोबारा यहाँ पे बहाल किया जाए, मगर उन्होंने माना नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईवे है, KP रोड है। यहाँ पर इस चौराहे पे एक साथ 4 तरफ से गाड़ियां आती है और दिन में 100 टाइम्स यहाँ पे एक्सीडेंट होने का खर्चा होता है। आज भी यहाँ एक इनोवा और बोलेरो में टक्कर हो गई जिसकी वजह से पैसेंजर बाल बच गए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो यहाँ पे यहाँ स्पीड ब्रेकर लगाए या कुछ ट्रैफिक ज़ेब्रा क्रॉसिंग या ट्रैफिक वालों को यहाँ तैनात करे जिससे कीमती जानें बच जाए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर तमाम बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।